हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष एपिसोड, जिसमें हम आज प्रस्तुत करते हैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र को मूल रूप में प्रस्तुत करते हुए साथ ही इसके मानक उत्तर भी हम देंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे और प्रश्नों की बारीकियों को समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश ब्लैंक है किस दिशा की ओर से हुआ, है ना। तो ये यहाँ पर जिलों का नाम है कि किस जिले की ओर से हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सिंहभूम जिला, ऑप्शन डी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो गया था। इसके बाद वो बक्सर की ओर बढ़े थे। बक्सर का युद्ध उन्होंने लड़ा था और जीता था। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों का जो एंट्री है झारखंड में वो बंगाल की ओर से ही होगा, है ना। इसलिए इसका सही आंसर है सिंहभूम जिला। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण। ये कुछ जो रिवोल्ट्स हैं, विद्रोह है झारखंड के, उनके नेताओं का नाम जो है, नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रहना चाहिए। तो भूमिज विद्रोह के नेता थे गंगा नारायण। आगे है फिर, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। देखिए, अल्फांसो जो आम है, ये विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है और ये बहुत ही महंगा आम होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा अल्फांसो। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, मुग़लों के समय झारखंड का प्रदेश खाली जगह के नाम से जाना जाता था। तो झारखंड प्रदेश जो है वो कुकरा के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पेज की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। देखिए, घुमकुड़िया जो है ये एक युवा गृह है। ये आदिवासियों में जो घुमकुड़िया, ये मुंडाओं का जो है ये सांस्कृतिक केंद्र होता है। यहाँ पर ये जो किशोरावस्था के बच्चे बच्चियाँ होती हैं वो नाच गान और सांस्कृतिक गतिविधियाँ करते हैं और यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले बालक बालिकाओं को यौन शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं। तो ये जो घुमकुड़िया है ये मुंडाओं का युवा गृह है ना। सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। ये खड़िया जनजाति जो है इसका ज़्यादा केंद्रीकरण जो है ये गुमला और सिमडेगा ज़िला के आसपास मिलता है और इन जनजातियों में एक त्यौहार है फागो, उससे इनकी आर्थिक स्थिति उजागर होती है कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। यदि इस त्यौहार को ये अच्छे से मनाते हैं मीन्स की इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो इसका सही आंसर होगा फागो। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में भी ये
10 अंक जो है झारखंड के भूगोल, सभ्यता, संस्कृति एवं अन्य गतिविधियों से रहते हैं। तो आपको झारखंड पोर्शन को भी विशेष ध्यान रखना है पेपर 1 में भी। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा खाली जगह के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये टंडा जो है निवास स्थान है, झोपड़ी बनाकर ये रहते हैं। उसको कहीं कहीं टंटा मिलेगा और कहीं कहीं टंडा मिलेगा। तो ये बिरहोरों का जो है निवास स्थान है। तो बिरहोरों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो ये टंडा या टंटा एक ही चीज़ है। तो सॉरी, ये मैंने गलत टिक लगा दिया। ये इसका सही टिक होगा बिरहोर। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 8। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मय्यारी कहते हैं। देखिए, किस आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मय्यारी कहा जाता है? तो ये सही आंसर है कोरबा। कोरबा में हम लोग जो है, कोरबा जनजाति में जो है आदिवासी जो में विधवा जो पुनर्विवाह होता है, रीमैरिज होता है, विडो रीमैरिज, तो उसको वो मय्यारी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये सही आंसर होगा मलोटी। मलोटी जो है ये दुमका ज़िले में एक गांव का नाम है, जहां पर काफ़ी संख्या में जो है प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ के हर गली मोहल्ले में मंदिर दिखाई पड़ जाते हैं। 78 मंदिरों की संख्या है। तो मंदिरों के समूह के कारण ही इसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तो आप जानते हैं कि ये तिब्बत में है, जो अभी चाइना के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? तो पालकोट की जो गुफाएं हैं वो गुमला ज़िले में अवस्थित हैं। पालकोट की जो पहाड़ियाँ हैं ये गुमला ज़िले में पड़ती हैं। इसके बाद है कि लोहा गलाना किन आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है झारखंड के रेफरेंस में। यहाँ की जो असुर जनजाति है वो लोहा गलाने का कार्य करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगता है? देखिए, वंशागत जो संपत्ति की बिक्री होती है तो उस पर पूंजी लाभ कर लगता है ना। कैपिटल गेन टैक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप कि जब भी बाप दादा की संपत्ति यदि आप बिक्री करते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जाता है? पूंजी लाभ कर। तो सही आंसर होगा डी। निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? देखिए, कथक नृत्य जो है, क्लासिकल डांस जो है, ये मुगलों के परंपरा से प्रभावित है। इसमें मुगलों की परंपरा भी मिश्रित देखी जाती है। मतलब मुगलों का जो नृत्य शैली था वो इसमें मिक्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? देखिए, जलीय घास जो है जलीय पारिस्थितिकी को असंतुलित करता है। ये पूरे जलाशय को ढक करके उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। तो ये जलीय घास है इछोरनिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोलह, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? इसमें गलत जोड़ा को पहचानना है, जहाँ पर कि एटॉमिक पावर स्टेशन है। एटॉमिक पावर स्टेशन और उसका राज्य का नाम लिखा कलपकम जो है ये कर्नाटका में है। ये गलत है, क्योंकि कलपकम जो है वो तमिलनाडु में है।
काकरापाड़ गुजरात में सही है ये। कुडनकुलम जो है, क्षमा करेंगे ये स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रहा है। कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। कैगा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है। कैगा जो है गुजरात में है। तो सही जो देखिए इसका प्रश्न में है कि कौन सा मेल गलत है, तो ए का मेल भी गलत है और डी का मेल भी मैचिंग जो है वो गलत है। तो अंततोगत्वा आयोग ने जो है इसका सॉल्यूशन दिया था कि ए और डी दोनों जो है, जो भी कैंडिडेट ए और डी दोनों में से कोई भी लगाया होगा उसको नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये नियमतः गलत है, लेकिन आयोग का यही निर्णय था। नियमतः जो है सो लिखा हुआ रहता है प्रश्न पत्र में कि आप एक से अधिक उत्तर देंगे तो उसको गलत माना जाएगा। फिर भी आयोग ने ऐसा निर्णय लिया। इस प्रश्न के लिए सभी को है ना 2 अंक दिए गए थे, गलत मान लिया गया था बाद में प्रश्न को गलत मानते हुए सभी को 2 अंक आवंटित कर दिए गए थे। इसमें आपको मालूम होना चाहिए हर प्रश्न का जो वेटेज है वो 2 अंक है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषताएं नहीं हैं? देखिए आपको सिलेबस में अर्बनाइजेशन के बारे में, नगरीकरण या शहरीकरण के बारे में पढ़ना है। उसी से ये प्रश्न है कि शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। देखिए जो शहरीकरण हुआ है तो उसमें अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है, ये बात सही है। इम्पर्सनल रिलेशन है ना, कोई किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता, मतलब कि चाचा मामा ये सब का संबंध नहीं रखता। जो भी संबंध है वो केवल काम का संबंध होता है ना। कोई भी जैसे गांव देहात में लोग जो है संबंध बना लेते हैं, चाचा भाई कहने लगते हैं, उस तरह का वो शहरों में नहीं देखने को मिलता। मानवीय मूल्य का नाश, ये तो भी सही है। शहरों में मानवीय मूल्यों का नाश हो गया है। यदि कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट करके पड़ा हुआ है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होता वहाँ पर, जबकि गांव में पूरा गांव ही लग जाते हैं किसी को भी इस तरह के देखने पर। तो निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों का नाश हुआ है। प्रतिस्पर्धा, तो ये भी बात सही है कि प्रतिस्पर्धा जो है शहरी जीवन में है, कंपटीशन है, हर आदमी जो है एक दूसरे से होड़ में है आगे निकलने के लिए। अनौपचारिक संबंध, ये जो है विशेषता नहीं है। जहाँ वहाँ भी औपचारिक संबंध ही है। औपचारिक का मतलब ये विधिवत संबंध ही है ना, ये काम का ही संबंध है, अनौपचारिक संबंध नहीं है ना। ये इनफॉर्मल टाइज लिखता है इंग्लिश में। तो इनफॉर्मल टाइज जो है लोगों का जो टाई अप है एक दूसरे के साथ, वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है ना। फॉर्मल में सामान्य, इनफॉर्मल में असामान्य, है ना। तो जो संबंध है वो फॉर्मल ही संबंध है, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल संबंध है ना। तो ये माने ये सही ऑप्शन होगा कि कौन सी विशेषता नहीं है। बाकी विशेषताएं जो है शहरी जीवन में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्नीस से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। देखिए 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। क्योंकि ये पूर्ण स्वराज दिवस जो है ये 26 जनवरी 1929 ईस्वी को मनाया गया था लाहौर में। ये रावी नदी के किनारे जो है झंडोत्तोलन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उनके द्वारा मनाया गया था। तभी से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था और यही कारण रहा कि इसी दिन संविधान को भी लागू किया गया और फिर इसे संविधान
लागू करने के दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? देखिए, घरेलू रासायनिक प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो कोयले का जलना है ना। कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें निकलती हैं। तो घरेलू प्रदूषण का सबसे मेजर कारण है ये। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो लौह धातु के अयस्क हीमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? देखिए, अब यहाँ पर गौरतलब बात है कि ये जो परीक्षा हुई थी 19 सितंबर 2021 को हुई थी और प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर के 2019 से, 2 साल बैक से। अमूमन जो है 1 साल पीछे के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ परीक्षा अनियमित हो रही है झारखंड में, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ जा रहे हैं। तो ये बजरंग पुनिया इसका सही आंसर होगा। 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और ये इस तरह के पुरस्कार जो है बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि सिलेबस में अवार्ड भी पढ़ना है, तो इस अवार्ड सेक्शन में आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो ये 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को अपनाया गया था और उसी दिन से जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये तो आप जानते हैं, विक्रम साराभाई। इनका स्पेस कार्यक्रमों में बहुत बड़ा योगदान रहा है, शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनको जनक माना जाता है, इसलिए विक्रम साराभाई सही आंसर होगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? देखिए, भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। पहला है भील और दूसरा गोंड, तो ये याद रखेंगे आप। और आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रश्न पत्र में हमने देखे कि दोनों ही प्रश्न हैं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है और दूसरे स्थान पर कौन जनजाति है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरे स्थान पर कौन जनजाति है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और पहली बड़ी जनजाति जो है वो भील है। अगला प्रश्न है 25 क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा घोघा और दहेज। घोघा और दहेज जो है, इन 2 स्थानों को ये रोरो फेरी जोड़ती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसका हम लोग एनालिसिस कर लें कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। रोरो फेरी, देखिए रोरो फेरी जो है कहा जाता है लंबी दूरी के तय करने वाले जहाज़ों को, जल जहाज़ों को रोरो फेरी कहा जाता है। और देखिए, ये घोघा और दहेज जो हैं, ये 2 प्रमुख जो है सो बंदरगाह शहर हैं। और देखिए, घोघा और दहेज जो हैं, यहाँ पर समुद्री मार्ग से यदि जाया जाए तो ये मात्र 31 किलोमीटर का जो है ये दूरी है। और यदि जो है सो इसको सड़क मार्ग से घोघा से दहेज जाया जाए तो करीब जो है 350 किलोमीटर है। तो काफ़ी दूरी तय करके लोग सड़क मार्ग से जाते हैं घोघा से दहेज। तो हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोघा और दहेज के बीच जो है ये रोरो फेरी सेवा शुरू की है। इसमें क्या है कि घोघा से जो है जल जहाज़ पर बड़ी संख्या में कार, ट्रक है ना, और ये बसें जो हैं उस पर सवार हो जाती हैं
और इनको क्रेन से नहीं लादा जाता, ये स्वतः जो है स्लोप की उसमें व्यवस्था होती है, स्लोप से वो चढ़ जाते हैं, स्लोप से उतर जाते हैं, है ना। चढ़ने उतरने का जो समय है वो बिल्कुल बच जाता है इसमें। तो घोघा और दहेज के बीच ऐसी जल जहाज़ की सेवा शुरू की गई है। इससे समय की बचत होती है, जो घूम करके जाते थे 12 घंटे में, वो 4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। तो इसी को रोरो फेरी सेवा कहा जाता है। तो इस तरह के जो करेंट इवेंट्स होते हैं, इस पर विशेष नज़र बनाए रखनी है। उस समय का ये महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर का तथ्य था, जिसे जेपीएससी ने उठा करके पूछ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? देखिए, कोई आपदा आती है, उसके बाद पुनर्निर्माण होता है, रिकन्स्ट्रक्शन होता है ना। चलिए, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो थे वो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जीते थे, है ना। तो सही होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? देखिए, वन का परसेंटेज देखा जाए तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, असम, गुजरात, नागालैंड और मिज़ोरम, तो मिज़ोरम में जो है ये वनों का आच्छादन ज़्यादा है। सही ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन ए। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर वैसे तो 2006 होना चाहिए, लेकिन जेपीएससी की ओर से जो वेबसाइट पर आंसर डाला गया है वो ऑप्शन सी है। तो चलिए, आयोग के अनुसार ही हम लोग ऑप्शन सी मानते हैं। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो गठन है वो 2006 है एक्ट के अनुसार, और इसीलिए विवादास्पद भी बना हुआ है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? देखिए, भारत में वायु परिवहन का जो प्रारंभ है 1921 ईस्वी में हुआ था। क्षमा करेंगे, 1911 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ जो है 1911 में। 1907 में राइट ब्रदर्स ने जो है ये आविष्कार किया था प्लेन का, वायुयान का, और 1911 में जो है इसका व्यावसायिक परिचालन जो है वो शुरू हो गया था। तो हमारे यहाँ वायु परिवहन जो है 1911 में शुरू हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? ये तिथि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। जुलाई 22, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, जिसका जो प्रारूप है वर्तमान प्रारूप, इसको स्वीकार किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, ये जिस समय एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ये 7th जेपीएससी का, उस समय ये न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू नहीं थे। क्वेश्चन पहले ही से सेट कर लिया था आयोग ने। ए.के. मिश्रा, है ना। अनिल कुमार मिश्रा जो है वो, सॉरी, अरुण कुमार मिश्रा, अनिल नहीं, अरुण कुमार मिश्रा जो है आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और सी रंगराजन जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे मानवाधिकार आयोग के। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन के अनुसार तो सही ए होता, लेकिन जब जिस समय जेपीएससी ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया उस समय जो है ये बदल गए थे, अरुण कुमार मिश्र थे, इसलिए आयोग ने सभी को 2 नंबर इसके लिए आवंटित कर दिया था, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? लेकिन राज्यों में कहाँ पर वातावरण जो है सौर ऊर्जा के विकास के लिए सबसे अडेप्टेबल है, अनुकूल है? तो ये सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास जो है, वहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ती है, धूप जो है काफ़ी समय तक रहता है ना, और इसलिए जो है, और वहाँ पर परंपरागत जो इस बिजली के खंभे हैं ये सब नहीं रह सकते हैं। मतलब बिजली के खंभे ले जाना
खर्चीला है, उसका मेंटेनेंस गिर जाता है, आंधी चलती है गिर जाता है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक वहाँ पर किया जा सकता है। सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पर कि धूप जो है वो लंबे समय तक रहता है, धूप में कड़ापन काफ़ी रहता है, चूँकि वो मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। निम्न में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें तारापुर का जो है ये मेगावाट क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है। आगे फिर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? पिछले ही प्रश्न में हमने कहा था कि क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन है कि दूसरे स्थान पर कौन जनजाति है और पहले स्थान पर कौन सी जनजाति है। तो पहले स्थान पर भील जनजाति है ना, और दूसरे पर गोंड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। आगे है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत से एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वैसा ही प्रश्न है ये, है ना, रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो ये तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? देखिए, जो हमारे यहाँ की जो वन नीति है, भारतीय वन नीति, उसके अनुसार 33% जो है कुल भूमि का जो है वनाच्छादन होना चाहिए, तब हमारा पर्यावरण जो है वह अनुकूल रहेगा। भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देखिए, नेचुरल बंदरगाह तो बहुत सारे हैं यहाँ पर जो स्वतः बने हैं, है ना, उसको कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं गया है। उसमें चेन्नई भी है प्राकृतिक बंदरगाह। तो सबसे जो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? देखिए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, यदि ये क्वेश्चन भारत के रेफरेंस में आता तो भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, और हिंदी के बाद जो है वो तेलुगु बोली जाती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड रेफरेंस में आया है, तो विश्व में जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बाद कौन है? तो हिंदी के बाद बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है मंडेरियन बोली जाती है ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देना, तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें बंगाली जो है वो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये सब मलयालम, तेलुगु, तमिल जो है ये सब बाद में आते हैं, है ना। चूँकि बांग्लादेश में भी बंगाली बोली जाती है, तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार बंगाली जो है वो होगा। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, रोड का जो डेंसिटी है वो केरला में ज़्यादा है। दिए गए ऑप्शन में जितने भी राज्य हैं उसमें केरला में रोड का डेंसिटी ज़्यादा है। सही होगा ऑप्शन ए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में रिपीट किए जाते हैं, और ये जितने भी आयोग या बोर्ड्स होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन से ये सारे इस तरह के क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं विभिन्न बोर्डों के, आयोगों के, वो भी बना लें, क्योंकि उससे भी कुछ क्वेश्चन रहने की संभावना बन ही जाती है। निम्न को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ये ABC ये सही क्रम है। सातवाहन पहले डायनेस्टी थी, इसके बाद वाकाटक थी, फिर चालुक्य थी। इस तरह से ये राजवंशों का सही क्रम है, सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 43, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। देखिए, पेशावर में जो भी शिलालेख अशोक के पाए गए हैं वो खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चारवाक का जो दार्शनिक प्रणाली है उसको लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, तो सही आंसर होगा डी।
ये जितनी भी दार्शनिक प्रणाली हैं उस पर विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में और आयोगों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? देखिए, शैव संत जो थे वो दक्षिण भारत में उन्होंने जो लेखन किया उसको पांचवा वेद माना जाता है। तो शैव संतों का जो संग्रह है, लेखन संग्रह, उसको तिरुमुराय कहा जाता है। ये तमिल और तेलुगु भाषा में ये सब लिखा हुआ है, दक्षिण भारतीय भाषा में, क्षमा करेंगे, ये तमिल भाषा में ही लिखा हुआ है तिरुमुराय, और इसको पांचवा वेद माना जाता है। दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो ये तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो बहुत ही है ना फेमस क्वेश्चन है, कई बोर्डों में पूछा गया है, कई आयोगों के प्रश्नों में पूछा जाता है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। देखिए, ईस्ट भारत में जो है, ईस्ट इंडिया में आपका तामलुक जो है, वहाँ पर भारत और रोमन जो है व्यापारिक स्थान था। इसके बाद जो है कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक जो है गोड़वाहो लिखी थी। तो गोड़वाहो जो है, ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, कई बोर्ड में आयोग में आते हैं ये। वाकपति, गोड़वाहो किसने लिखी थी? वाकपति ने लिखी थी। अब ये भी एक इतिहास का पुस्तक है। इस तरह से राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की चर्चा है, उसी तरह से गोड़वाहो ने भी इतिहास लेखन किया है। गोड़वाहो पुस्तक में किसने किया है? वाकपति ने किया। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? देखिए, इस तरह का जो सिद्धांत है, तो ये भक्ति जो जितने भी संप्रदाय हैं उनका सिद्धांत है, ये सब याद रखने की चीज़ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत से एग्ज़ामों में। तो ये रामानुजाचार्य थे, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, है ना। अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, ईश्वर एक है। अद्वैत माने दो नहीं है। तो इस तरह का जो सिद्धांत है रामानुजाचार्य ने दिया था, इनके संस्थापक थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा संभावना होती है कि जो जिसमें सारे सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स दिए हैं वही सही होगा। इसमें ऑप्शन जो बी है कि मध्यकाल में जो सरकारें होती थी वो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों, ये सभी का मिश्रण थी। इस तरह का सही ऑप्शन पकड़ने का तरीका है कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं वही सही होगा। तो इन ट्रिकों का भी इस्तेमाल परीक्षा में करना चाहिए। देखिए, मध्यकाल में जितनी भी सरकारें यहाँ पर बनी है ना इंडिया में आक्रमणकारियों की, वो फारस थे, अरब थे, तुर्क थे, मंगोल थे और भारतीय तत्व, ये सब मिल कर के जो है उस समय की सरकार में ये सारे तत्व पाए जाते थे, है ना। चलिए, तो आज हम ये जेपीएससी 7th से 10th जेपीएससी के प्रथम पेपर को हमने हल करवाया 50 प्रश्न तक, और सेकेंड पार्ट में हम जो है 50 प्रश्न लेकर के आएंगे पेपर 1 के। इस तरह से पेपर 1 पूरा हो जाएगा, फिर पेपर 2 लेकर के आएंगे। और ये देखिए, प्रश्न पत्र जो होते हैं वो परीक्षा का आईना होते हैं। ये आपको आईना दिखाते हैं कि किस तरह के प्रश्न, किस पैटर्न के प्रश्न और किस ट्रेंड के, किस प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सेटर का जो है आपको मेंटालिटी जो है इसे देखने को मिलती है कि किस तरह को क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अपनी तैयारी को मुकम्मल उसी दिशा में आप है ना ये रूप देते हैं, उसी तरह का रूप देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करना ज़रूरी होता है।
आशा है हमारे इस प्रस्तुति से आपको बेहद लाभ हुआ होगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, हम फिर पेपर 1 के सेकंड पार्ट में आपको इसी तरह से विश्लेषण के साथ जो है प्रश्न पत्र को हल करवाएंगे, ताकि आगामी 11th JPSC में ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीके से हो सके। इसी आशा के साथ आज का हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आपने धैर्यपूर्वक आज के एपिसोड को देखा, सुना, लाभ उठाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।